हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अजनीश कुमार गुप्ता, आपका मेंटर, आपका ट्यूटर, आपका कोच विद वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 15 years फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आज हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री के नेक्स्ट डीपीपीज को देखने वाले हैं। इस डीपीपीज के अंदर ऑप्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है which of the following compound will show stereoisomerism। स्टीरियोआइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले अगर स्टीरियोआइसोमेरिज्म की बात कर रहा है तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कट होना चाहिए कि स्टीरियोआइसोमेरिज्म मेनली तो होते तीन हैं, एक ज्योमेट्रिकल, एक ऑप्टिकल और एक कॉन्फॉर्मेशनल। लेकिन अगर कभी स्टीरियोआइसोमर्स की बात कर रहा है तो आपके दिमाग में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल ही आना चाहिए, क्योंकि कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स ट्रू स्टीरियोआइसोमर्स नहीं होते हैं। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कंडीशन क्या है? मॉलिक्यूल के अंदर रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन होना चाहिए और रेस्ट्रिक्टेड एटम्स पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। मतलब ए डबल बॉन्ड बी, ए पे लगा हुआ दोनों अलग, बी पे लगा हुआ दोनों अलग, इवन चारों अलग हो सकते हैं। केसेस मैंने क्या बताया? along कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, along कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, along नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, along साइक्लोअल्केन और along साइक्लोअल्कीन जहां कार्बन का नंबर 8 या 8 से ज्यादा हो। अब अगर ऑप्टिकल पे आते हैं तो आपकी लेबल पर ऑप्टिकल का मतलब कायरल कार्बन, ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसके अंदर कायरल कार्बन है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है कि बताइए कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है, केवल आपको ये पूछ रहा है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दिखाएगा या नहीं। तो बस अब कायरल कार्बन देखिए ऑप्टिकल के लिए, और ज्योमेट्रिकल के लिए ए डबल बॉन्ड बी, ए पे लगा हुआ दोनों अलग, बी पे लगा हुआ दोनों अलग, इवन चारों अलग हो सकता है। जब क्वेश्चन में पूछे कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तब प्लेनोसिमेट्री सेंट्रोसिमेट्री के बारे में सोचिए। लेकिन अगर पूछ रहा है कौन स्टीरियो आइसोमेरिज्म को शो करेगा, इट मींस वो केवल आपसे ही पूछना चाहता है कि क्या आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पहचानने आता है या नहीं आता है। चलिए एनालाइज करते हैं, देखते हैं और कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन की ब्यूटी ये भी है कि स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं है, नाम है। और जो स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं है, नाम है, तो इसका मतलब पहले इसको नाम से स्ट्रक्चर आपको बनाना है। और एक बार हम नाम से स्ट्रक्चर बना लेते हैं तब आप प्रॉपर तरीके से बता पाएंगे कि कहाँ कायरल कार्बन है और कहाँ पर जीआई वाली बात हो रही होगी। चलिए देखते हैं। 1 फिनाइल इथेनामीन, इथेनामीन मतलब 2 कार्बन की अमीन है, ये बन गया आपका इथेनामीन, इथेनामीन। अब 1 फिनाइल, तो इसी पर्टिकुलर पर आपने लगा दिया एक फिनाइल। अब ध्यान से देखिए, क्या ये कार्बन कायरल कार्बन नहीं है? है। और अगर ये कायरल कार्बन है, इसका तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को ये शो करेगा। दूसरा, फिनाइल क्लोरो इथेनोएट, इथेनोएट क्या लग रहा है? एस्टर है, एस्टर है। मतलब पहले आप फिनाइल इथेनोएट बना लीजिए, CH3 यहाँ हो गया आपका CO, यहाँ हो गया आपका O और यहाँ हो गया PH, तो ये बन गया फिनाइल इथेनोएट। और इसी फिनाइल इथेनोएट में आपसे कह रहा है फिनाइल क्लोरो इथेनोएट, तो इसी पर्टिकुलर के एक हाइड्रोजन को हटाइए और एक हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर आप Cl को लगा दीजिए। तो जब एक हाइड्रोजन को हटाते हैं तो ये बन जाता है CH2, ये बन जाता है CH2 और यहीं पे आ जाता है Cl। इधर भी कायरल कार्बन नहीं है, इधर भी कायरल कार्बन नहीं है, और कार्बन 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 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के लॉन्ग जीआई भी नहीं है, मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये कंपाउंड शो नहीं करेगा। तीसरे में आते हैं, 3 क्लोरो 3 इथीनाइल, इथी इथाइनाइल मतलब ट्रिपल बॉन्ड एज अ सब्स्टिट्यूशन है, 3 क्लोरो इथाइनाइल, पेंटा 1,4 डाइआइन, पेंटा 5 कार्बन बना लीजिए, 2 4 5, 3 क्लोरो, इस 3 पोजीशन पे क्लोरीन लगा दीजिए, 3 इथाइनाइल, 3 पर इथाइनाइल भी लगा लीजिए, यहाँ हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड 3 इथाइनाइल। उसका कह रहा है पेंटा 1,4 डाइआइन, तो 1,4 1 पर एक आइन बना दीजिए, और उसके साथ कह रहा है 4 1 2 3 4, 4 पर एक और आइन बना दीजिए। और जो ही आप ऐसा करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड के लॉन्ग तो जीआई होता नहीं है, और इस कार्बन पर इथाइन 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 कॉमन है, मतलब सेम है। अगर 2 ग्रुप सेम हो जाए, 3 ग्रुप सेम हो जाए तो भी कायरल नहीं है, दैट मीन्स इसमें भी छोड़ दीजिए। चौथा,
3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो 4 कार्बन की आप पहले ब्यूटेनोइक एसिड बना लीजिए। 4 कार्बन की ब्यूटेनोइक एसिड आपने बना लिया, 1 2 3 4। अब कह रहा है 3 मिथाइल, तो 1 2 3 इसी थर्ड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए। अब देखिए इस पर्टिकुलर कार्बन में दोनों मिथाइल सेम है, और जो दोनों मिथाइल सेम है तो ये कार्बन में कायरल कार्बन नहीं है। दैट मीन्स ये भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को शो नहीं करेगा। और ज्योमेट्रिकल की बात वैसे भी नहीं करोगे क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर दोनों लोन पेयर सेम है। तो ज्योमेट्रिकल है नहीं, ऑप्टिकल हो नहीं सकता। तो जिसमें स्टीरियो आइसोमरिज्म हो सकता है वो आंसर आपका निकल गया ए। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कायरल मॉलिक्यूल्स आर, कायरल मॉलिक्यूल्स आर दोज विच आर। पहला कह रहा है सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज, सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अपने मिरर के ऊपर एग्जैक्टली बैठ जाए, एग्जैक्टली बैठ जाए, मतलब आइडेंटिकल मॉलिक्यूल को बोलते गए हैं सुपर इम्पोजिबल मॉलिक्यूल है। लेकिन कायरल मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, वो मिरर इमेज तो होते हैं या हो सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा कह रहा है नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज, यही आपका सही है। जैसे अगर मैं आपको एक मॉलिक्यूल दूं COOH, यहां आपको दे देता हूं OH, यहां देता हूं H, यहां दे देता हूं CH3, और इसी का अगर मैं मिरर इमेज ले लूं, इसी का अगर मैं मिरर इमेज ले लूं तो यहां हो गया COOH, यहां हो गया आपका OH, यहां हो गया आपका H, और यहां हो गया CH3। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज तो हैं, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज तो हैं, लेकिन जब इसको उठाकर इसको पर लाने की कोशिश करोगे तो ये OH यहाँ आ जाएगा, ये वाला H यहाँ आ जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल को क्या बोलना है? कायरल है। तो कायरल मॉलिक्यूल्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज। इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर ये हाथ है और ये दूसरा हाथ है तो दोनों हाथ, क्या मैं कितना भी इस हाथ को घुमाकर, कितना भी इस हाथ को घुमाकर इस हाथ के ऊपर ला सकता हूं? लगेगा, ला सकता हूं। सर ऐसे घुमा दो, देखो आ गया। आपको ऐसा लगेगा कि सर देखो ऐसे घुमा दो, आ गया, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया बेटा। इस केस में इस हाथ की रेखाएं आपकी तरफ हैं, लेकिन इस हाथ की रेखाएं पीछे की तरफ हैं। तो लगता जरूर है, लगता जरूर है कि इसको घुमाकर इस हाथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस हाथ को कितना भी घुमाएं इस हाथ में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए तो अलग नाम दिया है कि इसके लिए अलग नाम दिया, इसके लिए अलग नाम दिया। आपने एक को बोला राइट हैंड है, एक को बोला लेफ्ट हैंड है। हैं तो दोनों हैंड, लेकिन डिस्टिंक्शन कैसे किया? राइट लेफ्ट से। तो इसी तरह से स्टीरियो का डिस्टिंक्शन कैसे करोगे? RS कॉन्फ़िगरेशन से अगर ऑप्टिकल होगा, DL कॉन्फ़िगरेशन से अगर ऑप्टिकल होगा, और अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा तो डिसाइड करोगे सिस ट्रांस से, सिन एंटी से, EZ नोमेनक्लेचर के थ्रू। तो कायरल मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज होते हैं। हैविंग नो मिरर इमेज, मिरर इमेज हो सकता है, हैविंग नो मिरर इमेज मतलब ये गलत कह रहा है। और लास्ट करें कैपेबल ऑफ शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, कैपेबल ऑफ शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं, यहाँ पे क्या है? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात कर रहे हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को अगर लेते हो तो ध्यान से देखो, एक सिस सोच रहे हो और एक ट्रांस सोच रहे हो, ये कभी भी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हो सकते हैं, ये कभी भी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हो सकते हैं। इसलिए बाद में इसको दिखाएंगे कि डायास्टीरियमर्स में आएगा, डायास्टीरियमर्स में आएगा। तो कायरल मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं? कायरल मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करते हैं अपने मिरर इमेज के ऊपर, उन्हीं को बोला जाता है कायरल है। आंसर क्या हो गया? बी। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एसिमेट्रिक कार्बन एटम, एसिमेट्रिक कार्बन एटम। अभी एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या है? एसिमेट्रिक कार्बन एटम मतलब कायरल कार्बन, एसिमेट्रिक मतलब कायरल कार्बन। sp3 कार्बन होना चाहिए और इसकी चारों के चारों वैलेंसी अलग होनी चाहिए, चारों के चारों वैलेंसी अलग होना चाहिए। तो अगर sp3 कार्बन पर चारों के चारों वैलेंसी अलग है तो इस तरह के कार्बन को बोला जाता है कायरल कार्बन है, या इसे बोला जाता है एसिमेट्रिक कार्बन है। मैंने क्या बोला? sp3 कार्बन, और जो sp3 कार्बन बोला तो बेंजीन के सारे कार्बन sp2 हैं, मतलब भूल जाइए, भूल जाइए। क्वेश्चन कर विच ऑफ द फॉलोइंग है एसिमेट्रिक कार्बन, मतलब कायरल कार्बन देखिए, और बेंजीन में सारे sp2 हैं, भूल जाइए। अब यहाँ sp3 तो चल रहे हैं, तो हो सकता है दिमाग में आ जाए इनमें से कोई ना कोई होगा। देखते हैं।
अगर पहले पॉइंट पे डिसाइड ना हो अगले पॉइंट पे, उसके अगले पॉइंट पे, उसके अगले पॉइंट पे, तब तक आगे बढ़ते रहिए जब तक अंतर आपको पता ना चल जाए। चलिए इसी को देखते हैं। इस कार्बन के बारे में सोचिए। यहां पर है क्या, एक लगा हुआ है H, एक लगा हुआ है ये वाला पार्ट टर्सरी वाला, एक लगा हुआ है CH2 सेकेंडरी वाला कार्बन, एक लगा हुआ ये भी CH2 सेकेंडरी वाला कार्बन। तो एक H है, एक टर्सरी कार्बन है, एक सेकेंडरी कार्बन, एक सेकेंडरी कार्बन। तो ये और ये तो अलग हो गए। अब इन दोनों को डिसाइड करना है। यहाँ CH2 के आगे फिर से CH2 है, मतलब सेकेंडरी कार्बन है, लेकिन CH2 के आगे यहाँ टर्सरी कार्बन है, मतलब इधर का पार्ट अलग है, इधर का पार्ट अलग है, ये अलग है, ये अलग है, मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर एसिमेट्रिक कार्बन है। ये तो पूछ नहीं रहा कि कितना है, कितना पूछता तब बोलते 1 2 3 4, लेकिन चूंकि ये पूछ तो रहा नहीं है कितने हैं, तो मतलब केवल है तो है, इसमें है। इसी तरह अगर यहाँ देखें तो इस पर्टिकुलर को अगर देखें इस कार्बन के बारे में, तो एक लगा हुआ है H, एक लगा हुआ है CH2 मतलब सेकेंडरी, एक लगा हुआ है इधर टर्सरी, एक लगा हुआ है आपका CH2, एक लगा हुआ CH2। तो ये वाला CH2, ये वाला CH2, ये वाला CH2 कैंसिल हो गया, तो आगे फिर से CH2, आगे फिर से CH2 कैंसिल हो गया, फिर आगे CH2, फिर आगे CH2 कैंसिल हो गया, फिर आगे CH2, फिर आगे CH2 कैंसिल हो गया। इसका अगला भी वही है, इसका अगला भी वही है, इसका तो ये कार्बन कायरल नहीं है। सिमिलरली ये कार्बन कायरल नहीं है, मतलब भूल जाइए। ये बनाया क्या है, साइक्लोहेक्सेन ही तो है, और साइक्लोहेक्सेन को दूसरे साइक्लोहेक्सेन से जोड़ दिया है। अगर थोड़ा सिंपल कर दें तो ये आपके पास एक साइक्लोहेक्सेन है, ये आपके पास एक साइक्लोहेक्सेन है। इसी साइक्लोहेक्सेन को लाकर दूसरे साइक्लोहेक्सेन से हमें करना क्या है, मिला देना है, और मिलाकर ऐसा स्ट्रक्चर बना लेना है। तो इसी पर्टिकुलर कार्बन के बारे में कह रहा था बेटा, इसको देखिए यहाँ है क्या, ये CH2, 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 ये CH2 आगे सेम, मतलब ये भी कायरल नहीं है। इसको देखें, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, मतलब ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है। तो इसी डेकालीन को, इसको डेकालीन बोलते हैं, इसी डेकालीन को ऐसे भी लिख सकता है, इसी डेकालीन को ऐसे भी लिख सकता है, इसके अंदर कायरल कार्बन नहीं है। इसको देखें, बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल में लग सकता है यहाँ, लेकिन ध्यान से देखो, जो इस पर्टिकुलर कार्बन को देखते हो तो आगे CH2 कॉमन, फिर CH2 कॉमन, आगे वाला पार्ट भी कॉमन, मतलब ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है। दैट मीन्स इसमें कायरल कार्बन नहीं है, एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। तो जो आंसर निकल जाता है वो आंसर हो जाता है बी। तो फिर से बोल रहे हैं, एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन मतलब कायरल कार्बन। जिन मॉलिक्यूल के अंदर कायरल कार्बन है, कार्बन की चारों वैलेंसी अलग है, उसी को पहचान लेना है, देख लेना है, और आंसर को रिपोर्ट कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट, लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन विच इज कायरल, विच इज कायरल, कायरल मतलब कायरल कार्बन। देख लेते हैं, चलिए सोचते हैं। जो ही बच्चे को देखता है लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट, तो तुरंत कार्बन गिनने लगता है, अरे यार यहाँ हेक्सेन 6, मिथाइल एक 7 कार्बन, यहाँ लगने लगता है 5 और 2 7 कार्बन, यहाँ लगने लगता है 5 और 2 7 कार्बन, यहाँ गिनने लगता है 5 और 2 7 कार्बन। लेकिन कार्बन क्यों गिने, क्यों ना हम स्ट्रक्चर बना लें, क्यों ना स्ट्रक्चर बना लें, अगर नाम लिखा है तो नाम से स्ट्रक्चर बना लें, और स्ट्रक्चर बना के कायरल कार्बन को देख लें, देख लें, देखते हैं। हेक्सेन 6 कार्बन, 2 4 6 बना लिया, 3 पर मिथाइल ये लगा दिया। ध्यान से देखिए इस कार्बन को, इस पे एक मिथाइल है, एक इथाइल है, एक प्रोपाइल है, एक हाइड्रोजन है, कायरल है, और कायरल है मतलब हमारा आंसर हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि लोवेस्ट भी डाला है, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा। कायरल तो है। इसमें आते हैं, 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन, पेंटेन बना लीजिए, पेंटेन बना लीजिए, 2,4 डाई मिथाइल लगा दीजिए, CH3 सेम, CH3 सेम, कायरल नहीं है, भूल जाइए। सी में आइए, 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन, पेंटेन बना दिया, पेंटेन बना दिया, 2,2 डाई मिथाइल बना लिया, मिथाइल 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 सेम, कायरल नहीं है, भूल जाइए। 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन, ये पेंटेन बना दिया, 3 पे डाई मिथाइल लगा दिया, अगेन दोनों मिथाइल सेम, मतलब भूल जाइए। तो जो आंसर निकल के आया बेटा, वो आंसर कौन सा हो गया, ए। यही तो बना, यही तो बना। तो क्वेश्चंस में कभी भी डरिए नहीं, अगर कभी नाम लिखा हो तो नाम से सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, और एक बार अगर स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो क्वेश्चन आपको करना काफी आसान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज 2 कायरल कार्बन, 2 कायरल कार्बन।
अभी मैंने बोला कायरल कार्बन उस कार्बन को कहते हैं जो sp3 कार्बन हो और उसकी चारों के चारों वैलेंसी अलग हो। अगर चारों के चारों वैलेंसी है अलग तो इस तरह के कार्बन को बोलना है कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है। तो चूंकि sp2 है भूल जाइए, 3 हाइड्रोजन सेम है भूल जाइए, ये तो है नहीं। इस कार्बन को देखते हैं HCH3Cl ये ग्रुप अलग, इसको देखते हैं HCH3OH ये ग्रुप अलग, 2 कायरल कार्बन वाला हो गया। आगे भी देख लेते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो H मिथाइल अलग है, डबल बॉन्ड CH2 अलग है, ये कायरल है, 2 हाइड्रोजन सेम 2 हाइड्रोजन सेम 2 हाइड्रोजन सेम, डबल बॉन्ड पे देखना नहीं है। इसके अंदर एक कायरल कार्बन है लेकिन कह रहा है 2, कह रहा है 2, इसलिए भूल जाइए। इसमें आइए, ये कायरल है, ये कायरल है, ये कायरल है, लेकिन मॉलिक्यूल में 3 कायरल कार्बन है लेकिन कह रहा है 2, कह रहा है 2। जो 2 कायरल कार्बन कह रहा है बेटा, तो जो आंसर निकला, आंसर क्या निकला? बी। बात समझ में आ गई? एकदम आनी चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक में ऑप्टिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑप्टिकल सुनते ही आपके दिमाग में कायरल कार्बन आना चाहिए। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड इज। मतलब फ्लाइंग वेस्ट या वेस्ट डैश में मॉलिक्यूल को लिखा हुआ है और फिशर में देकर क्वेश्चन बना रहा है और पूछ रहा बताइए कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है। फ्लाइंग वेस्ट को फिशर में देकर क्वेश्चन बनाया गया है, क्या तरीका यूज करोगे, क्या तरीका यूज करोगे, सोचो क्या तरीका यूज करोगे। हेल्प लेना है आरएस, हेल्प लेना है आरएस, आरएस कॉन्फ़िगरेशन का हेल्प लेना है और फिर प्रॉपर तरीके से हमको यहां पर सोच लेना है। चलिए एनालाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं। कह रहा है OHC और CH3, CI पे रूल याद करिए, डायरेक्टली अटैच एटम जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। टी तो हो गया पहला, C कॉमन लेकिन O, यहाँ H ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। सबसे छोटा प्लेन के पीछे है भूल जाइए, पहला दूसरा तीसरा मूवमेंट क्लॉकवाइज, और अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज इसका तो ये हो गया R, और अगर ये R हो गया तो इसी R को तो यहाँ देख लेना है, इसी R को तो यहां देख लेना है। अगर ये R है तो यही R अगर यहां हो गया तो करेक्ट फिशर हो जाएगा, करेक्ट फिशर हो जाएगा। और करेक्ट फिशर में एक चीज और दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन केवल फिशर ही नहीं बोल रहा है, करेक्ट फिशर। और जब करेक्ट फिशर बोल रहा है तो हमेशा हमें मॉलिक्यूल में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन से ही लिखना है, और ये जो वर्टिकल लाइन है वो हमेशा कार्बन का स्केलेटन होगा, नंबरिंग हमेशा यहीं से चालू होगी। वर्टिकल पे हमेशा कार्बन का स्केलेटन रखना है और नंबरिंग हमेशा यहीं से चालू करनी है, यहीं से चालू करना है। और दूसरे जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद होंगे वो या तो यहाँ मौजूद होगा। तो ये वाला करेक्ट फिशर में है, ये वाला करेक्ट फिशर में है, लेकिन इसको ध्यान से देखिए नंबरिंग यहाँ चालू हो रहा है, इसको ध्यान से देखिए नंबरिंग यहाँ चालू हो रहा है, तो इसका तो ये करेक्ट फिशर तो है ही नहीं। अब अगर ये और ये करेक्ट फिशर है, इसी में देख लेना है कि कहाँ पे आर आपको दिखाई दे रहा है। तो एकदम याद रखिएगा असनीस फार्मूला, असनीस फार्मूला कभी भूलिएगा नहीं, कभी भूलिएगा नहीं। यही आपका असनीस रूल भी बोल सकते हो, फार्मूला बोल सकते हो, रिएक्शन रूल अलग है। अगर कभी फिशर में सोचना हो और सबसे छोटा अगर यहाँ है या यहाँ है तो जो दिखाई दे उसका उल्टा, और सबसे छोटा अगर यहाँ है या यहाँ है जो दिखाई दे वो सेम सोचना है, सेम सोचना है। तो सबसे छोटा यहाँ है तो जो दिखाई दे उसका उल्टा, सबसे छोटा यहाँ है जो दिखाई दे उसका उल्टा। तो दिख रहा है पहला दूसरा तीसरा, दिख रहा है आर लेकिन होगा क्या एस। यहां पर पहला दूसरा तीसरा दिख रहा है एस, दिख रहा है एस, होगा क्या आर। तो अगर ये आर है ये आर है, यही आपका करेक्ट फिशर है। और जब करेक्ट फिशर है तो हमारा आंसर निकल जाता है, वो आंसर हो जाता है बी, आंसर हो जाता है बी। तो फिर से बोल रहे हैं इस क्वेश्चन के थ्रू दो तीन चीजें हैं जो केयरफुल होकर दिमाग में बैठाना चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट करेक्ट, करेक्ट फिशर। तो करेक्ट फिशर में हमेशा कार्बन को वर्टिकल लाइन पर लिखते हैं, नंबरिंग हमेशा टॉप से करते हैं, नंबरिंग हमेशा टॉप से करते हैं। दूसरे फंक्शनल ग्रुप या तो यहाँ लगे हुए हो सकते हैं। और जब भी कभी फ्लाइंग वेज को फिशर में कन्वर्ट करना हो तो हेल्प लेना है आरएस, आरएस, और आरएस कॉन्फ़िगरेशन जिसके ऊपर बेस्ड है वो रूल है सीआईपी रूल। तो सीआईपी रूल भी आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं, सेवेंथ वाले क्वेश्चन में देखते हैं और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट करा विच अमंग द फॉलोइंग हैज एल कॉन्फ़िगरेशन, एल कॉन्फ़िगरेशन, डीएल कॉन्फ़िगरेशन। अब डीएल कॉन्फ़िगरेशन भी हमेशा करेक्ट फिशर में लिखना है, डीएल कॉन्फ़िगरेशन भी हमेशा करेक्ट फिशर में लिखना है और नंबरिंग हमेशा टॉप से ही चालू करनी है। कभी इनकरेक्ट फिशर में लिखा हो तो हेल्प लेना है आरएस का।
इनकरेक्ट फिशर में लिखा हो तो हेल्प ले लेना है RS का, और उसमें अगर नंबरिंग ऊपर से चालू करते हुए राइट हैंड साइड में OH या NH2 आ रहा है तो इसका मतलब D है, लेकिन अगर लेफ्ट में NH2 या OH आ रहा है इसका मतलब L है। यही देख लेना है। तो ये करेक्ट फिशर में है और OH राइट में है, इसका मतलब ये D है। ये देखो ध्यान से, इनकरेक्ट फिशर में है, और जो इनकरेक्ट फिशर में है तो इसे 180 डिग्री घुमाओ, और जो ही आपने इसे 180 डिग्री घुमाया तो एसिड नीचे से चला आया ऊपर, CH3 ऊपर चला गया नीचे, और ये NH2 यहाँ से चला आया इधर इधर, और ये वाला इनको थोड़ा सही बना लेना, ये वाला ये NH2 और ये बन गया H, और चूंकि ये लेफ्ट में आ गया तो ये बन गया L, ये बन गया L, तो यही आपका फॉर्म कौन सा है? L है। इसको देखो ये इनकरेक्ट फिशर में है तो इसे करेक्ट फिशर में लिखना है। तो करेक्ट फिशर में लिखने के लिए अगेन हेल्प किसका लेंगे? RS। मतलब ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, दिख रहा है R होगा क्या S, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ है। ये भी देखो ध्यान से, ये भी आपका इनकरेक्ट फिशर में लिखा हुआ है, तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, दिख क्या रहा है R, लेकिन होगा क्या S। तो इसी S को तो यहाँ बना देना है, यहाँ पर आपको CH3 लगा देना है, यहाँ इथाइल लगा देना है, यहाँ पे आपको CH3 लगा देना है, यहाँ इथाइल लगा देना है। अब यही सोचना है कि OH इधर लगाएं या OH इधर लगाएं, NH2 इधर लगाएं या NH2 इधर लगाएं। तो चूंकि S चाहिए, अगर S चाहिए तो अगर मैं यहाँ पर OH लगाता हूँ तो ये दिखेगा पहला, दूसरा, तीसरा, दिखेगा S, लेकिन हो जाएगा R। लेकिन अगर मैं OH को यहाँ लगाता हूँ तो H अपने आप यहाँ चला जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, दिखेगा R, लेकिन हो जाएगा S। मतलब ये और ये सही है, और इसको देखते हुए बता सकते हो कि ये है क्या? D। ये है क्या? D। इसमें आते हैं अगेन NH2 को यहाँ लगाया तो पहला, दूसरा, तीसरा दिखेगा R, लेकिन हो जाएगा S। लेकिन यहाँ लगाया तो पहला, दूसरा, तीसरा दिखेगा S, लेकिन हो जाएगा R। चूंकि S चाहिए तो अगेन यहाँ लगा दो NH2, यहाँ लगा दो NH2, और यहाँ लगा दो H। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, दिख रहा है R, लेकिन हो गया S। तो इसको देखते हुए बता सकते हो कि ये भी आपका D है, ये भी आपका D है। लेकिन अगर वो कह रहा है L फॉर्म, तो L जहां पे है वो आंसर कौन सा है? B। आंसर कौन सा है? B। एक बार फिर से दिमाग में बैठाइए, डीएल नोमेनक्लेचर की लिमिटेशन है कि उसे हमेशा ही करेक्ट फिशर में लिखना है। करेक्ट फिशर में हमेशा वर्टिकल लाइन पे कार्बन को रखना है, नंबरिंग हमेशा ऊपर से करनी है। दूसरे फंक्शनल ग्रुप OH NH2 को इधर या इधर पे रखना है। अगर वो करेक्ट फिशर में है तो डायरेक्ट देखकर बता सकते हो कि D है या L है। इनकरेक्ट में है तो कभी रोटेशन से करेक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो रोटेशन से भी करा सकते हो, लेकिन कभी रोटेशन से कन्वर्ट ना हो पाए तो उस केस में RS कॉन्फ़िगरेशन का हेल्प ले सकते हैं, और RS कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से उसे प्रॉपर तरीके से करेक्ट फिशर में लिख सकते हैं। और करेक्ट फिशर में लिखने के बाद फिर हम बता सकते हैं कि D है या L है। अगेन 8th क्वेश्चन में भी कह रहा है which of the following does not represent, careful रहिएगा, does not represent D-lactic acid। अगेन DL nomenclature करेक्ट फिशर में होता है, लेकिन लिखा तो फ्लाइंग वेज में है, और जो लिखा फ्लाइंग वेज में है तो सबसे पहले इसको करेक्ट फिशर में कन्वर्ट करिए। मतलब हेल्प लीजिए RS। पहले RS सोच लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हाइड्रोजन यहाँ है, एक बार चेंज करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दिख रहा है S, लेकिन होगा क्या? R। यहाँ देखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दिख रहा है R, लेकिन होगा क्या? S। यहाँ देखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दिख रहा है S, लेकिन होगा क्या? R। यहाँ देखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दिख रहा है R, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दिख रहा है R, और होगा भी R। ये तो होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दिख रहा, R होगा भी R। सोचते हैं, अब ये तो पता चलेगा कि तीन मॉलिक्यूल ये R वाले हैं वो सेम है, और S वाला है ये अलग है। आप ऐसे भी सोच सकते थे, यही हमारा आंसर हो रहा होगा। देख लेते हैं। अब इसी पर्टिकुलर को आपको ऐसे लिखना है। अब एक बार S बनाना है, तो इस पर्टिकुलर पे अगर मैं OH को इधर लगाता हूं तो पहला, दूसरा, तीसरा दिखेगा S, लेकिन हो जाएगा R। लेकिन अगर आप OH को यहाँ लगाते हो, H को यहाँ लगाते हो, तो पहला, दूसरा, तीसरा दिखेगा R, लेकिन हो जाएगा S। मतलब ये आपका मॉलिक्यूल बना, ये और ये सेम है, और चूंकि OH इधर है तो ये फॉर्म है कौन सा? L।
और जो R चाहिए तो इसी का मिरर इमेज ले लें, और इसी का मिरर इमेज ले लें तो यहाँ हो गया H, यहाँ हो गया OH और यहाँ हो गया CH3। पहला, दूसरा, तीसरा, ये दिख क्या रहा है S, लेकिन होगा क्या R। तो ये सारे R वाले फॉर्म ये वाले हैं, लेकिन कह रहा है कि डज नॉट, तो जो हमारा आंसर निकल गया तो आंसर कौन सा हो गया, B। अगेन बोल रहा हूं, डीएल नोमेनक्लेचर का लिमिटेशन है कि उसे हमेशा ही करेक्ट फिक्चर में लिखना है। अगर वो करेक्ट फिक्चर में नहीं है तो सबसे पहले करेक्ट फिक्चर में कन्वर्ट करिए, या तो रोटेशन से करिए या तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से करिए। और एक बार अगर वो करेक्ट फिक्चर में कन्वर्ट हो गया तब देख लीजिए OH राइट में है तो D है, OH लेफ्ट में है उस केस में L है। और इस तरीके से कहने के क्वेश्चंस को आपको लगाने होते हैं। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को अगर देखा जाए, एनालाइज किया जाए, तो यहां आपसे कह रहा है कंपाउंड हैविंग डी कॉन्फ़िगरेशन इज, कंपाउंड हैविंग डी कॉन्फ़िगरेशन इज। अगेन करेक्ट फिक्चर में सोचिए, करेक्ट फिक्चर में अगर कभी OH राइट में है तो D है, करेक्ट फिक्चर में OH लेफ्ट में है L है, मॉलिक्यूल करेक्ट फिक्चर में है OH लेफ्ट में है, मतलब ये फॉर्म है कौन सा, L। करेक्ट फिक्चर में है NH2 लेफ्ट में है, फॉर्म कौन सा है, L। यहाँ देखिए करेक्ट फिक्चर में है लेकिन OH राइट में है, यही आपका हो गया D। और इसको देखिए ये भी आपका करेक्ट फिक्चर में है लेकिन NH2 लेफ्ट में है, तो ये हो गया L। तो क्वेश्चन कह रहे हैं बेटा कौन सा D है, तो कौन सा D है, तो हमारा जो आंसर निकल गया वो आंसर कौन सा है, C। बात समझ में आ गई, RS। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंपाउंड हैविंग R कॉन्फ़िगरेशन S, आर कॉन्फ़िगरेशन एस। हमेशा दिमाग में बैठाइए, सबसे छोटा अगर यहाँ है या सबसे छोटा यहाँ है तो जो दिखाई दे उसका उल्टा, सबसे छोटा अगर यहाँ है या सबसे छोटा यहाँ है तो उस केस में जो दिखाई दे सेम। देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा दिख रहा है एस लेकिन सबसे छोटा यहाँ है, होगा क्या, आर। यहाँ देखिए पहला, दूसरा, तीसरा दिख रहा है आर लेकिन होगा क्या, एस। ध्यान से देखिए NCCH, हाइड्रोजन का आइसोटोप, N पहले हो गया, C से N और C से H ये दूसरा हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा दिख रहा R, होगा क्या, S। इसमें आते हैं, यहाँ पे आते हैं फ्लोरीन सबसे छोटा है, जो दिखेगा उसका उल्टा, पहला, दूसरा, तीसरा दिख रहा है R लेकिन होगा क्या, S। तो जो R है बेटा वो R है कौन सा, A। तो इसके बेसिस पे कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस को लगाना होता है। तो सबसे छोटा अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में दिखे तो जो दिखाई दे उसका उल्टा, और सबसे छोटा अगर वर्टिकल पोजीशन में दिखाई दे तो जो दिखाई दे उसका उल्टा। इस कॉन्सेप्ट का हेल्प लीजिए और इससे आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हो और आपका टाइम काफी ज्यादा इस कॉन्सेप्ट से बच जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ कायरल कार्बन, दोनों कायरल कार्बन पर इन द गिवन मॉलिक्यूल, इन गिवन मॉलिक्यूल। चूंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, एसिड FH और इधर भी एसिड FH। चलिए सोचते हैं, अगर इसे मैं नंबर 1 ले लूं, इसे नंबर 2 ले लूं, इसे नंबर 3 ले लूं, इसे नंबर 4 ले लूं, एनालाइज करते हैं। F है, C है, C है, H है, तो ये तो हो गया पहला। C से O है, O है, लेकिन C से F है, तो ये हो गया दूसरा। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, हो क्या गया, R, क्योंकि सबसे छोटा हाइड्रोजन प्लेन के पीछे है। यहां आ जाए तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, यहां भी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, R। तो ये तो बताना है 2 पे R है और 3 पे R है। देख लेते हैं कहां पे है, तो यहीं पे है 2 पे R, 3 पर R। जल्दबाजी में बच्चा क्या करेगा, हो सकता है इसे तो पहला ले लेगा लेकिन हो सकता है इसे ले ले दूसरा, और वो कहीं ना कहीं फंस जाएगा। केयरफुल रहिए, इस कार्बन से ऑक्सीजन है लेकिन इस कार्बन से फ्लोरीन है, और एक भी जिसका एटॉमिक नंबर बढ़ गया प्रायोरिटी बढ़ गई। अच्छी तरह दिमाग में बैठा लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 12th वाला कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आइडेंटिफाई आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ कायरल कार्बन इन गिवन मॉलिक्यूल। अगेन इस कायरल कार्बन पर और इस कायरल कार्बन पर आरएस कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अब किसको 1 दें, इसको 1 दें या इसको 1 दें, डिपेंड करता है कि नोमेनक्लेचर कहां से चालू होगा। तो एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, OH की प्रायोरिटी कम होती है, इसलिए नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा और ये नंबर 3 होगा। एनालाइज करते हैं, H प्लेन के पीछे जो दिखेगा वही सोचना है।
तो C से O, C से H, C से H, लेकिन आगे C से O, तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, दिख क्या रहा है R, और होगा भी क्या R, होगा भी क्या R, पहला दूसरा तीसरा दिख रहा R, होगा भी R। यहां आ जाए O है, C है, C है, C है, ये बड़ा, C के आगे H है, C है जिसपे C है, और इधर आ जाए H है, आगे C है, और इस C पे आगे कुछ भी लगा हुआ नहीं है। मतलब ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, सबसे छोटा प्लेन के पीछे है ही है। अगर ये अगेन मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये हो क्या गया S। तो 1 पर R है, 3 पर S है, यही तो देखना है। 1 पर R है, 3 पर S है, तो जो हमारा आंसर निकल गया, आंसर क्या हो गया A। इसी को देख लेना है, इनमें तो कहीं नहीं है, भूल जाइए। कहानी का नया किरदार अगेन मॉलिक्यूल ऐसे लिख रहा है और इस पर्टिकुलर को एक्सपेंड करके फिक्चर में ऐसे दिखा रहा है, और अगेन आपसे पूछ क्या रहा है 2 पे R, 3 पर R, 2 पर R, 3 पर R, इनडायरेक्टली इन पर्टिकुलर का RS कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालना है, और RS कॉन्फ़िगरेशन को निकालकर प्रॉपर तरीके से बताना है कहां R कहां पर S। क्योंकि एसिड है CH3, ये नंबरिंग हमेशा यही चालू होगी, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, मतलब इन्हीं पर्टिकुलर पर सोचिए। O C H C, ये हो गया बड़ा, इस C से O, लेकिन इस C से OCH, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज S, लेकिन होगा क्या R, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ है। यहीं पर गलती होती है बच्चों से, क्योंकि दिमाग में टार्टेरिक एसिड बैठा होता है और एसिड यहाँ पर सोचता है, इसलिए बच्चा हमेशा ऐसे घुमाता है। लेकिन ये OCHC, ये तो हो गया पहला, लेकिन इस C से OC, लेकिन इस C से HH, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये दिख रहा है S, दिख रहा है S, लेकिन ये भी क्या है R, यही कह रहा है, ये आंसर होना चाहिए। आगे भी देख लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा दिख रहा है R, होगा क्या S, होगा क्या S, पहला दूसरा तीसरा दिख रहा है S, होगा क्या R, भूल जाइए। पहला दूसरा तीसरा दिख रहा है S, होगा क्या R, पहला दूसरा तीसरा दिख रहा R, होगा क्या S, भूल जाइए। पहला दूसरा तीसरा दिख रहा R, होगा क्या S, और पहला दूसरा तीसरा दिख रहा R, होगा क्या S, ये भी भूल जाइए। आंसर क्या निकल गया A। इसलिए बार बार कह रहे हैं कभी भी जनरलाइज मत करिए कि हमेशा ऐसे या ऐसे ही घुमाना है, घुमाना कहीं से भी बढ़ सकता है। एक भी एटम जिसका एटॉमिक नंबर बढ़ गया उसको लेते हुए आगे हमें बढ़ना होता है। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। In which of the following special representation of group या atoms in different from the given structure P, ध्यान से देखिए, different from the given structure P, मतलब क्वेश्चन के अंदर से कुछ पॉइंट निकालने की कोशिश करिए जिसके इर्द गिर्द क्वेश्चन घूम रहा होगा। In which of the following special representation of atomic group is different from, मतलब जो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो रहा होगा वो नहीं होना चाहिए। RS का हेल्प लीजिए। P मतलब फॉस्फोरस मत सोच लीजिएगा, ये कंपाउंड है, उसको इन्होंने P से रिप्रेजेंट कर दिया है। कभी कभी हो सकता बच्चा P डबल बॉन्ड और CH3, ये कौन सा मॉलिक्यूल आ गया, ऐसे भी सोचने लगता है। हेल्प यहाँ से मिल जाएगा कि यहाँ पे कहीं फॉस्फोरस तो है नहीं, इसलिए भी फॉस्फोरस नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, यह है क्या CH3 है। सोचते हैं, हाइड्रोजन सबसे पीछे है, जो दिखे सेम दिख रहा है, पहला दूसरा तीसरा दिख क्या रहा है S, मतलब इनमें S नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या R, तभी तो डिफरेंट होगा, देख लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा दिख रहा है R, लेकिन है क्या S, क्योंकि एक बार चेंज करना है। पहला दूसरा तीसरा दिख रहा है S, होगा भी S, क्योंकि चेंज नहीं करना है। पहला दूसरा तीसरा दिख रहा है S, होगा भी S, क्योंकि चेंज नहीं करना है। लेकिन यहाँ पहला दूसरा तीसरा यह है क्या R, होगा भी R, क्योंकि चेंज नहीं करना है। तो कह रहे डिफरेंट, तो ये तीन तो S है, ये भी S है, ये तीनों तो सेम है, लेकिन ये R उसका मिरर इमेज है, वो सेम नहीं है। तो क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से आपसे पूछे जाते हैं, आपको फंसाने की कोशिश होती है, फंस गए, बच के रहिए, फंसना ही तो नहीं है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है मतलब ऑर्गेनिक आती है, और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए तो यहाँ बैठे हो, और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बैठे हो तो अच्छी तरीके से फोकस करिए और कॉन्सेप्ट को बनाइए। चलिए देखते हैं, आइडेंटिफाई RS configuration of both chiral carbon in the given molecule।
बोथ कायरल कार्बन, मतलब सेकंड पे भी थर्ड पे भी। अगेन कहानी की ब्यूटी, BrCHC, ये तो हो गया पहला। इस कार्बन से OOO, इस कार्बन से OCH, मतलब ये दूसरा, ये वाला तीसरा। भले इतना बड़ा ग्रुप है लेकिन ये दूसरा, ये तीसरा। हाइड्रोजन यहां जो दिखेगा उसका उल्टा दिख रहा है, पहला दूसरा तीसरा दिख रहा है S, लेकिन होगा क्या R। यहां आइए, OHCC, ये हो गया पहला। C से N, लेकिन C से Br, तो ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। तो दिख रहा है R, दिख रहा R, लेकिन होगा क्या S, क्योंकि H यहाँ है। तो बस ये तो देख लेना है, 2 पे R चाहिए और 3 पे S चाहिए, 2 पे R चाहिए, 2 पे R चाहिए, 3 पे S चाहिए। आंसर हमारा हो गया B। यही तो हो गया, 2 पे R 3 पे S जो चाहिए वो हमको मिल गया, और मिल गया मतलब हमारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कायरल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कायरल। और जो ही बच्चा सुनता है कायरल, तुरंत दिमाग में चलता है प्लेनोसिमेट्री, सेंट्रोसिमेट्री। अरे इतना क्यों सोच रहे हो, अगर कंपाउंड में एक ही कायरल कार्बन है उसके अंदर कभी भी प्लेनोसिमेट्री, सेंट्रोसिमेट्री नहीं होगा। और जो उसके अंदर कभी भी प्लेनोसिमेट्री, सेंट्रोसिमेट्री नहीं होगा तो हमेशा ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा, हमेशा ही वो कायरल होगा। देख लेते हैं, यहाँ दोनों हाइड्रोजन सेम, तीनों हाइड्रोजन सेम, भूल जाइए। यहाँ दोनों सेम, दोनों सेम, दोनों सेम, तीनों सेम, भूल जाइए। यहाँ पे मिथाइल, मिथाइल सेम, भूल जाइए। लेकिन इस कार्बन को देखें, इस कार्बन को देखें, HOHCH3 इथाइल, एक कायरल कार्बन है, एक कायरल कार्बन है, मतलब ये कायरल होगा, कायरल होगा। तो बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट बनाइए बेटा कि ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग है, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग है, और अगर sp3 है तो इस तरह के कार्बन को बोला जाता है कायरल कार्बन, या इस तरह के कार्बन को कभी कभी एसिमेट्रिक कायरल से भी डिनोट किया जाता है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल थोड़ा बड़ा सा, डरावना सा, खतरनाक सा नाम देके पूछ रहा है, कोकीन। नाम तो आपने सुना ही होगा, इंडियन मूवी में बार बार आता है कोकीन, हेरोइन। ये पर्टिकुलर कोकीन का स्ट्रक्चर है। कोकीन, कोकीन इज होलिसिनोजन, होलिसिनोजेंस यूज्ड वाइडली, हंसाने के लिए काम में आता है, होलिसिनेट किया जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा दिमाग को मदहोश करने के काम में लाता है। ठीक है, कोकीन, खाइएगा मत, बस सुनिएगा। कोकीन इज hallucinogens used widely. How many chiral carbon does it have? How many chiral carbon does it have? Chiral carbon मतलब कार्बन की चारों वैलेंसी अलग। देखते हैं, एक एक को पकड़िए, एक किनारे से आगे बढ़िए। CH3 तीनों हाइड्रोजन सेम, CH2 दो हाइड्रोजन सेम। इस कार्बन को देखो, मिथाइल, इथाइल, हाइड्रोजन, ये ग्रुप, डबल बॉन्ड पे सोचना नहीं है, CO पे सोचना नहीं है, O पे सोचना नहीं है। इस कार्बन को देखो, OH इधर अलग कायरल है, दो कायरल निकल गया। इसको सोचो, COH इधर अलग कायरल है, CO भूल जाइए, CH3 भूल जाइए, CH2 भूल जाइए। इस कार्बन को सोचो, इधर अलग, ऊपर अलग, इधर H कायरल है, CH2 भूल जाइए। इस कार्बन को देखो, H इधर अलग, ऊपर N कायरल है। इस पर आ जाइए, CH3 हाइड्रोजन सेम। गिनती तो आती ही है, गिन सकते हो 1 2 3 4 एंड 5। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कायरल कार्बन कितने हैं बेटा? 5। कितने हैं? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हाउ मेनी कायरल कार्बन आर प्रेजेंट इन द गिवन स्पेसीज। अगेन वही देखना है, कार्बन की चारों वैलेंसी अलग। CH3 भूल जाइए, CH2 दोनों हाइड्रोजन सेम, भूल जाइए। इस कार्बन को देखिए, मिथाइल, इथाइल, हाइड्रोजन, ये ग्रुप। इस कार्बन को देखिए, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये ग्रुप अलग। इस कार्बन को देखिए, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये ग्रुप अलग, क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन लगा हुआ है। इस कार्बन को देखिए, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, ये और ये ग्रुप अलग, क्योंकि सल्फर क्लोरीन लगा हुआ है। इस कार्बन को देखिए, SHH, ये ग्रुप अलग। इसको देखिए, HH सेम, HHH सेम। तो कायरल कार्बन यहां भी कितने हो गए? 1 2 3 4 5। गिनती तो आपको आती है, बड़े आराम से नंबर आप बता सकते हो। आंसर हो गया 5। कॉन्सेप्ट, कायरल कार्बन उस कार्बन को कहते हैं जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है। कायरल कार्बन उस कार्बन को कहते हैं जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है। चारों वैलेंसी डिफरेंट है, अगर वो पहचान लेते हैं आपका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी कायरल एटम आर प्रेजेंट इन ए गिवन मॉलिक्यूल। अगेन वही कहानी है बेटा, कार्बन की चारों वैलेंसी को देखना है, A B C और D।
कार्बन sp3 होना चाहिए। sp3 कार्बन लगे हुए चारों वैलेंसी अलग की बात करनी है। इस कार्बन को देखो Br Cl इधर अलग कायरल है। इस कार्बन को देखो ClH ये अलग कायरल है। आगे HH कायरल नहीं है। तो कितने कायरल कार्बन हैं? 2। ये तो देखना है। बड़ा सा मॉलिक्यूल देखकर डराने की कोशिश करे, किसी एक पार्ट को पकड़िए, आगे बढ़ते चले जाइए। इसको देखिए, भूल जाइए। यहाँ देखिए कायरल है, मिथाइल फिनाइल H बड़ा ग्रुप। इसको देखिए कायरल है, ऊपर अलग H इधर अलग। इधर आइए कायरल है, मिथाइल H इधर अलग। इधर आइए कायरल है, इधर अलग, ऊपर अलग H है। इसको देखिए कायरल है, ठीक है, इधर अलग H इधर अलग। इधर आइए कायरल है, OH अलग। इधर आइए कायरल है, और इसे भी देखिए बेटा, ये भी कायरल है, क्योंकि D है, H है, OH है, ये ग्रुप है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारा नंबर हो जाता है कायरल कार्बन का। यही तो गिनना है। फिनाइल इसमें 6 कार्बन जरूर हैं, लेकिन सारे डबल बॉन्डेड है, और जो सारे डबल बॉन्डेड है इसका मतलब कायरल नहीं है। लास्ट, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, कायरल सेंटर, कायरल कार्बन पूछ सकता है, कायरल सेंटर पूछ सकता है, एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक सेंटर भी पूछ सकता है, सब एक ही चीज है, गिवन मॉलिक्यूल। जल्दबाजी में बच्चे को लग सकता है 1 2 3, जल्दबाजी में लग सकता है 1 2 3, लेकिन इस कार्बन देखोगे बेटा H मिथाइल तो अलग है, लेकिन इधर जाओ CH2 सेम, आगे आओ C पे CH3 सेम, आगे जाओ CH2 सेम, कायरल नहीं है। इस पे आ जाओ, यहाँ H मिथाइल तो अलग है, CH2 सेम है, आगे दोनों सेम है, आगे सेम है, कायरल नहीं है। इस पे आ जाओ, H मिथाइल तो सेम अलग है, लेकिन यहाँ दोनों सेम, कायरल नहीं है। मतलब मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी कायरल सेंटर, कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, इसलिए हमारा आंसर निकल जाता है, वो आंसर निकल जाता है 0। तो कायरल कार्बन उस कार्बन को कहते हैं, कायरल कार्बन उस कार्बन को कहते हैं जिसकी चारों वैलेंसी अलग है। अब कुछ लैब टेस्ट के बेसिस पे क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहा है कि एसिडिक हाइड्रोजन किसको कहते हैं। चलिए क्वेश्चन को थ्रू ही हम आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा देंगे। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज एसिडिक हाइड्रोजन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन किसे एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, चाहे हेलोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे सल्फर हो, चाहे नाइट्रोजन हो, अगर इनसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से सीधे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजन को बोला जाता है एसिडिक हाइड्रोजन है। जैसे वाटर का हाइड्रोजन, अल्कोहल का हाइड्रोजन, HX का हाइड्रोजन, H2S का हाइड्रोजन, अमोनिया का हाइड्रोजन, प्राइमरी अमीन का हाइड्रोजन, सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोजन, नाइट्रिक एसिड का हाइड्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड का हाइड्रोजन, फिनॉल का हाइड्रोजन, ये सब होते गए हैं एसिडिक होते हैं, ये सब एसिडिक होते हैं। कार्बन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो कुछ जगह आपको थोड़ा सचेत रहना चाहिए। कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन अगर वो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला जो पर्टिकुलर कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को बोला जाता है एसिडिक है। इवन अगर बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, और बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड के ये जो बीच वाले हाइड्रोजन होते हैं, ये बीच वाले हाइड्रोजन को बोला जाता है एसिडिक है। और साइक्लोपेंटाडाइईन, और इस साइक्लोपेंटाडाइईन के जो आपके ये वाले हाइड्रोजन हैं, इन हाइड्रोजन को बोला जाता है एसिडिक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके प्रोटॉन को निकाल दोगे तो sp कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके प्रोटॉन को निकाल दोगे तो नेगेटिव चार्ज दो साइड से रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, मतलब आसानी से निकल जाता है। और इसके प्रोटॉन को निकाल दे तो नेगेटिव चार्ज एरोमेटाइजेशन इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए बड़े आराम से निकल जाता है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से सीधे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, वो सारे हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। कार्बन के रिस्पेक्ट में 3 जगह हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, याद रखना है। ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होता है, बीटा डाइकार्बोनिल के बीच वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है, और साइक्लोपेंटाडाइईन के ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। और जो हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं, अगर वो किसी कंटेनर में मौजूद हैं, ऐसा कोई लिक्विड, ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें ऐसा कोई कंपाउंड मौजूद है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, अगर आपने बाहर से सोडियम मेटल डाला, तो सोडियम मेटल डालने से हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं।
और जब हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं तो इसी हाइड्रोजन गैस के बेसिस पे बता देते हैं कि जो कंटेनर में लिक्विड मौजूद है वो मौजूद लिक्विड के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो उसी के बेसिस पे एक कुछ क्वेश्चन दे रहा है, ध्यान से देखिए। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब इनमें से कोई ना कोई देख लेना है। कार्बन हाइड्रोजन का अटैचमेंट भूल जाइए, नाइट्रोजन कार्बन कार्बन भूल जाइए, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से अटैचमेंट है, एसिडिक हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का कार्बन कार्बन से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का कार्बन कार्बन से हाइड्रोजन, मतलब भूल जाइए। तो जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड, आंसर हो गया सी। Which of the following compound liberate hydrogen gas after reaction with sodium metal? Indirectly पूछ क्या रहा है, किसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड है तो इसी के बारे में पूछ रहा होगा। यहाँ पे भूल जाइए, यहाँ पे हाइड्रोजन को देखिए, इस हाइड्रोजन को निकाला, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, यही वाला क्वेश्चन है, मतलब आंसर हमारा बी। इन्हें भूल जाइए। यहाँ से प्रोटॉन निकाला बेटा तो नेगेटिव चार्ज एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर बना लेगा, गेन कर लेगा। यहाँ के हाइड्रोजन को निकाला, नेगेटिव बनाया, एरोमेटिक कैरेक्टर गेन कर लेगा, तो हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज डज नॉट लिबरेट, डज नॉट लिबरेट मतलब उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। Which of the following compound does not liberate hydrogen gas after reaction with sodium metal? एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। यहाँ SH है, यहाँ CH3 CHO लग जरूर रहा है, लेकिन जब आप एक्सपेंड करोगे तो एक्सपेंशन में ये आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है, ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। यही होगा जो आंसर हो सकता है। ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होता है और बीटा डाइकार्बोनिल ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है। तो जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगा वही आपका एसिटाल्डिहाइड है, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन का अटैचमेंट डायरेक्टली कार्बन से है। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, अगेन कह रहा है डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस, डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस आफ्टर रिएक्शन विद सोडियम मेटल। इनडायरेक्टली फिर से पूछ रहा है कि कहां पर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। OH एसिडिक हाइड्रोजन है, OH एसिडिक हाइड्रोजन है, इवन यहाँ NH2 ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है। यहाँ SC से H, यहाँ HO से नहीं है बल्कि HC से है, अभी मैंने दिखाया HC से जुड़ा हुआ है, भूल जाइए, वो यही होगा। देखते हैं SH, यहाँ OH ये भी एसिडिक हाइड्रोजन रखता है। तो जो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं रखता है वो हमारा आंसर कौन सा हो गया, C। मतलब एसिडिक हाइड्रोजन आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। एसिडिक हाइड्रोजन उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली जुड़ा होता है या कार्बन के रिस्पेक्ट में टर्मिनल अल्काइन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, साइक्लोपेंटाडाइईन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, और बीटा डाइकार्बोनिल का हाइड्रोजन एसिडिक होता है। फिर से आ जाते हैं, टर्मिनल अल्काइन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, साइक्लोपेंटाडाइईन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, और बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड का हाइड्रोजन एसिडिक होता है। टेस्ट क्या है, सोडियम मेटल डालने से अगर वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है, इंडिकेट करता है कंपाउंड के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है। उसी को अगर थोड़ा देख लें कि आखिर रिएक्शन होता कैसे है, तो थोड़ा सा एक वीडियो जिसके थ्रू आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से बन जाएगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे है क्या, सोडियम मेटल को नॉर्मली हम केरोसिन के अंदर रखते हैं, वही दिखा रहा है, और केरोसिन के अंदर से इस सोडियम मेटल को निकाला, सोडियम मेटल को निकाला, और मेटल को निकालने के बाद इसको चाकू से काटा, और चाकू से काटने से ध्यान से देखिए ये बड़े आराम से कट जा रहा है, और अगर ये बड़े आराम से कट जा रहा है मतलब सोडियम मेटल बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, और आपको मालूम है सोडियम मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, और अगर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं तो जो ही आप इसे बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो, जो ही आप इसे बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो, ध्यान से देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर की लाइट भी जल रही है। जब ऐसे किसी लिक्विड के अंदर जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है जैसे पानी, उसमें जब सोडियम मेटल को डाला तो सोडियम मेटल को डालने से हुआ क्या, गैस निकली, और जो गैस निकली इस पर्टिकुलर गैस को देखना होता है कि कौन सी गैस यहाँ पर निकली। लेकिन दिक्कत तो ये है कि गैस तो हमें दिखाई देगी नहीं, और जो गैस हमें दिखाई देगी नहीं तो कैसे पता करें कि गैस है वो कौन सी गैस है। इसलिए करते क्या है, इस गैस को हम टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करते हैं, इस गैस को हम टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद उसको कैंडल के पास लेके जाते हैं, और अगर कैंडल के पास ले जाने से बफ साउंड निकले, आवाज आए, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो वही तो दिखा रहा है, टेस्ट ट्यूब के अंदर गैस को कलेक्ट कर रहा है, और कलेक्ट करने के बाद इस पर्टिकुलर गैस को लेकर कैंडल के पास जाएगा,
और कैंडल के पास जाने पर एक आवाज आती है बफ साउंड। तो इसी बफ साउंड के बेसिस पर इंडिकेट कर देते हैं कि दिया हुआ जो कंपाउंड है उसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है। तो आप लोगों ने एसिडिक हाइड्रोजन का टेस्ट भी देख लिया कि कैसे हम पता करते हैं कि किसी कंपाउंड के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है। होप इस वीडियोस के थ्रू स्टीरियो आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट, ऑप्टिकल का बेसिक इंफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में प्रॉपर तरीके से बैठ गया होगा। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए कि फ्यूचर में भी कोई डिस्कशन करता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर करिए, वो भी क्वेश्चंस के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को बना पाए। एक और इंपॉर्टेंट चीज, लाइफ में कभी डिप्रेस मत होइए, और कभी भी डिप्रेशन आए तो एक थॉट दिमाग बैठाइए, हो कि मायूस, हो कि मायूस यूं न सामसा ढलते रहिए, हो कि मायूस यूं न सामसा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। हो कि मायूस यूं न सामसा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक पांव पे खड़े होगे थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर निकलते रहिए। गुड लक, गुड डे।